हाय एवरीवन। जैसा आप सभी जानते हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन के दौर में आज रह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग की अगर हम बात करें तो अगर हजारों मील दूर कुछ घटना हो रही है तो उसका प्रभाव भी इंडिया पे पड़ रहा है। रशिया और यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हम देख सकते हैं किस तरीके से रशिया यूक्रेन के बीच जो वॉर है पूरे विश्व में हर जगह पे उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। चाहे हम देखें कि उसका तेल की जो कीमतें हैं उस पर प्रभाव, अफ्रीकन देशों के अंदर जो इन्फ्लेशन या फिर जो फूड प्राइसेस हैं वो किस तरीके से प्रभावित हो रही हैं। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि यूएसए का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है, जैसे इंडिया में जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई है, फाइन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो सारा मनी सप्लाई को मैनेज करता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का मैनेजमेंट उसके हाथ में है। फाइन, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पुश करने का प्रयास करता है। तो इसी तरह से यूएसए का जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है वी कॉल इट यूएस फेडरल रिजर्व। ये जो यूएसए फेडरल रिजर्व है इसने जो इंटरेस्ट रेट है इनको हाइक किया है। लगातार इंटरेस्ट रेट काफ़ी लंबे समय से बढ़ाई जा रही हैं और ये अपने 22 साल के उच्चतम स्तर पे आ गई हैं। तो डेफिनेटली इसका प्रभाव इंडिया के ऊपर भी होने वाला है। इंडिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसके ऊपर भी प्रभाव रहेगा। आरबीआई का क्या स्टैंड यहाँ पे रहेगा आने वाले टाइम में, किस तरीके से आरबीआई डिसीजन लेगा, उस पर भी इसके प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। तो ये पूरा इशू डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे प्रीलिम्स में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए शुरू करेंगे। देखिए जो फेडरल रिजर्व की तरफ से ये जो रेट हाइक की गई है, पहली बात तो सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं था। सरप्राइजिंग फैक्टर क्यों नहीं था? क्योंकि यूएसए के अंदर जो इन्फ्लेशन है हमने देखा पिछले साल इसने अपना 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। जैसे आप देखेंगे मार्च 2022 में इन्फ्लेशन 8.4% पे गया और यही आगे जाके जून 2022 में 9% को क्रॉस कर जाता है। कैन यू इमेजिन दिस? आप कहोगे सर 9%, 6% तो इंडिया में ही चल रहा है, तो यूएसए में 9% चला गया, तो इसमें इतनी ज़्यादा बड़ी बात क्यों है? देखिए हर कोई जो इकोनॉमी होती है, फॉर ईच एंड एवरी इकोनॉमी देर इज अ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन, ओके, विच इज सूटेबल। और वो डिपेंड करता है उस इकोनॉमी की क्या जो है करेक्टरिस्टिक्स है, उस हिसाब से उसका इन्फ्लेशन लेवल सूट करता है। तो इंडिया की इकोनॉमी के लिए हमने मैक्सिमम सूट कर रखा है, मैक्सिमम लेवल हमने 6% बना रखा है, 2 से 6% का ब्रैकेट है। यूएसए का जो यहाँ पे टारगेट है फेडरल रिजर्व का, उसका जो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है उसके लिए टारगेट है 2% का। ये क्या है? मैक्सिमम, कि 2% के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। 2% के ऊपर इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए और इन्फ्लेशन चला गया 9% पे। ये लास्ट ईयर की बात है। इन्फ्लेशन बढ़ता गया और 9% पे जाके, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा पैनिक या फिर एक अनईजीनेस रहेगी, है ना, सेंट्रल बैंक के सामने कि किस तरह की स्थिति रहेगी कि इस इन्फ्लेशन को तो कंट्रोल करना है। हमारा टारगेट है 2% का और जा रहा है 9% पे। तो इसलिए लगातार यूएसए के सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम के द्वारा ये रेट जो है हाइक्स की जा रही हैं। ये रेट कौन सी हैं? ये बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट को डिफाइन करेगी ना, जो इंटरेस्ट रेट है तरीके से बेंचमार्क इन द सेंस कि मार्केट में क्या जो ब्याज दरें चलेंगी उसको ये डिफाइन यहाँ पे करती है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है पहले बहुत कम थी, कोरोना के समय पे इसको 0.25% के अराउंड कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कोरोना के समय पे मनी सप्लाई की जरूरत थी, मार्केट में पैसा डालने की जरूरत थी, क्योंकि कोरोना की वजह से बिजनेसेस बंद हो रहे थे, सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो अगर ये पैसा सस्ती दरों पे नहीं के बराबर ब्याज दरों पे उपलब्ध नहीं कराया जाता तो फिर काफ़ी सारे बिजनेसेस बंद हो जाते, जॉब लॉस होता, इकोनॉमी रिसेशन में चली गई थी टेक्निकल सेंस में तो, लेकिन वापस इस तरीके से नहीं आ पाती। तो इसलिए मनी सप्लाई डाली गई और पूरे मार्केट में काफ़ी एक्स्ट्रा मनी सप्लाई इकट्ठा हुई। जो ये एक्स्ट्रा मनी इंक्रीज हुआ कोरोना के दौरान, उसकी वजह से हम देखेंगे कि ज़्यादा मनी सप्लाई होने की वजह से चीज़ों की डिमांड बढ़ी, क्योंकि जब वस्तुओं की डिमांड तेजी से बढ़ती है इन कंपैरिजन टू देयर सप्लाई, सप्लाई उसको मैच नहीं कर पा रही है, डिमांड बहुत तेजी से बढ़ गई क्योंकि मार्केट में काफ़ी पैसा डाल दिया है। फॉर एग्जांपल इंडिया में हम देखें आरबीआई की तरफ से कोरोना के समय पे 8 लाख करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डाला। इंडिया में भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसी तरह से यहाँ पे जब इन्फ्लेशन लेवल इतने चले गए तो फिर यहाँ का जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व है, इसने लगातार ये जो इंटरेस्ट रेट है इनको बढ़ाना शुरू किया। तो इस बार भी ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि यहाँ बढ़ेगी और अभी ये जो रेंज है ये आ गई है 5.25% से 5.5% पे। 5 से 5.5% के बीच में ये आपका इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अभी आ रखा है और ये हाईएस्ट लेवल है पिछले 22 सालों के अंदर। फाइन। तो ये जो इंटरेस्ट रेट अगर आप देखोगे यू हैव, इसका इंपैक्ट क्या होगा? हर चीज पे इंपैक्ट रहेगा। हर चीज पे इंपैक्ट रहेगा क्या? क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है,
तो अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे, तो बैंकों को भी लोन महंगा मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपसे भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज करेंगे। तो अगर आप होम लोन ले रहे हो, आपकी किस्त बढ़ जाएगी। बिजनेस हाउसेज अगर लोन ले रहे हैं, उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। गेटिंग दिस? तो मॉर्टगेजेस हैं, जैसे होम लोन वगैरह हो गया है ना, लैंड पे लोन है, क्रेडिट कार्ड है, ऑटो लोन है, इन सब के क्या हो जाएंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग कम खर्चा करेंगे, डिमांड के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये डिमांड कम होके रिसेशन कॉज कर सकती है, मंदी का प्रेशर कॉज कर सकती है, जो काफ़ी लंबे समय से देखने को मिल रहा था। उसका बहुत बड़ा रीज़न यही था कि यूएसए के सेंट्रल बैंक की तरफ से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जा रहे थे। बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो स्पेंडिंग कम होगी, तो इसकी वजह से रिसेशनरी प्रेशर क्रिएट हो सकते हैं। विद द प्राइसेस ऑफ द फूड, एनर्जी, कंज्यूमर गुड्स, ये सारी चीज़ें आपके इंक्रीज हो रही थी, क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है, मतलब जनरल प्राइस लेवल फॉर ऑलमोस्ट ऑल द कमोडिटीज ओके गोइंग अप। वहीं पे राहत देने के प्रयास के साथ जो फेडरल रिजर्व है उसने ये कदम उठाया। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा सा प्रभाव तो देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें कि तो यूएसए का जो जॉब मार्केट है वहाँ पे कंपैरेटिवली इतना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ओके, हायरिंग इज स्ट्रॉन्ग, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी वहाँ पे कम हैं, और ये सारी चीज़ें आपकी चल रही है। जबकि मनी सप्लाई को जब हम कम करते हैं तो काफ़ी सारे बिजनेस एक्टिविटीज़ एक्सपेंशन करने में दिक्कत होती है, नए बिजनेस नहीं खुलते हैं, तो जॉब्स कम होने की संभावना रहती है। लेकिन ये एक थोड़ा इनके लिए रहा कि हाँ, नाउ दीज थिंग्स आर फाइन। अब यहाँ पे हम देखें तो क्या यहाँ पे मतलब आगे फ्यूचर पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें आने वाले महीनों में फेडरल रिजर्व क्या कर सकता है, तो ये जब पूछा गया रिसेंटली आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि ये आगे आने वाले टाइम में क्या हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या कम करेंगे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि इसी हिसाब से मार्केट आपके रिएक्ट करते हैं। फाइन, इन्वेस्टमेंट फ्लोज आपके जो है इधर उधर जाते हैं। तो यहाँ पे यूएसए के फेडरल रिजर्व, यहाँ पे जो चेयरमैन है इसके, पॉवेल, उन्होंने मेंशन किया कि देखो हम जो डेटा आएगा उसी आधार पे बता सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं बता सकते, जो डेटा आएगा उस आधार पे बता सकते हैं। अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया ओके, तब तो हम यहाँ पे रेट इंक्रीज नहीं करेंगे, पॉज कर सकते हैं, जैसे अभी आरबीआई ने किया हुआ है। रेट इंक्रीज नहीं करेंगे तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात हो गई। फाइन, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आता है, मैनेजेबल लिमिट में नहीं होता है, जिस तरह से अभी आप देखोगे वर्तमान में जो इन्फ्लेशन लेवल्स हैं वो भी 3% के आसपास चल रहा है, जबकि यूएसए का फेडरल रिजर्व चाहता है कि इन्फ्लेशन लेवल 2% इस लिमिट के अंदर आ जाए तो हमारा कंफर्ट लेवल आ जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आने वाले टाइम में देखना होगा क्या ये 2% की तरफ इस तरफ आ रहा है, तो उसी आधार पे, डेटा के आधार पे जो इनपुट्स होंगे इनके पास में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन्फ्लेशन, दोनों के आधार पे यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा। तो ये डिसीजन इतना ईजी नहीं है। फाइन, डिसीजन इतना इजी क्यों नहीं है, इसका एक कॉन्सेप्ट है बहुत ही सिंपल सा। क्योंकि आप देखोगे कि जो आरबीआई है वो क्या कर रहा है, एक तरफ इन्फ्लेशन कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, वो चाहता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी पुश करता है। कैसे करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं? देखो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में कम करनी होगी, ताकि डिमांड कम हो, डिमांड कम होगी तो चीज़ों की प्राइसेस कम होगी। तो अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल करना चाह रहे हो तो यू विल हैव टू रिड्यूस द मनी सप्लाई। टू रिड्यूस द मनी सप्लाई ओके, द सेंट्रल बैंक विल हैव टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो इंटरेस्ट रेट जब आप इंक्रीज कर दोगे, मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइसेस कूल हो जाएंगी, प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। लेकिन जब मनी सप्लाई कम हो जाएगी तो आप देखेंगे मनी सप्लाई कम होने की वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? बिजनेस को लोन लेना महंगा पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या होगा, ये बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा सा इशू यहाँ पे रहेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब बढ़ जाएगा तो नए बिजनेस जो खोल रहे हैं लोग, वो अपने डिसीजन को होल्ड पे रखेंगे कि यार अभी तो महंगा पड़ रहा है लोन, बाद में जब इंटरेस्ट रेट कम होगी तब हम करेंगे। मान लीजिए आपको ऑप्शन दिया जाए कि 5% इंटरेस्ट रेट है, 10% है, आप किसके साथ जाना चाहोगे? जब आपको ब्याज 5% ही देना है तब लोन लोगे, या जब आपको ब्याज 10% देना है तब लोन लोगे? तो आप कहोगे सर हम तो 5% पे लोन लेंगे ना, क्योंकि पैसा हमारे को कम उसमें देना है। तो इसी तरह से ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब ज़्यादा हो जाती है, बिजनेस एक्टिविटीज़ सफ़र करती हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ
ओके, ये भी आपकी सफ़र करती है। तो आपने इन्फ्लेशन कंट्रोल पे तो थोड़ा सा प्रयास किया, यहाँ पे सफलता मिली, लेकिन आपको नुकसान हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ पे। वहीं अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए, आप अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश करने के लिए जाते हैं तो यू विल हैव टू इंक्रीज द मनी सप्लाई। मार्केट में ज़्यादा पैसा होगा तो सस्ती ब्याज दरों पे मिल जाएगा, तो बिजनेस एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट रेट को कम किया है, मनी सप्लाई बढ़ा दिया है, तो फिर इससे क्या हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगी, प्राइस राइज देखने को मिलेगा। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल वाला हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। आई होप यू आर एबल टू गेट दिस आइडिया हियर, ओके, विद दिस फ्लो चार्ट इन अ वेरी सिंपल मैनर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह का धर्म संकट जो है सेंट्रल बैंक्स के सामने रहता है, तो यही धर्म संकट यहाँ पे इनके सामने भी है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हमें देखना होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी और इन्फ्लेशन दोनों को देखना होगा, और फिर हम अपना डिसीजन लेंगे। पहले से हम नहीं बता सकते, लेकिन एक पॉसिबिलिटी इन्होंने दिखाई कि हाँ, हम जो है, जो अभी हमारी वर्तमान में जो मॉनिटरी पॉलिसी है, जहाँ पे हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखी है, ब्याज दरें बढ़ा रखी है, मतलब मनी सप्लाई कम कर रखी है, मीन्स अभी हम फॉलो कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। क्या फॉलो कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी। तो ये जो हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी भी इसको कहा जाता है, जिसमें मनी सप्लाई कम होती है। हॉकिश मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, जिसके अंदर आप मनी सप्लाई को कम करोगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। तो यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये डिसीजन तो हॉकिश है इन नेचर, मींस डिसीजन तो आपका मनी सप्लाई को रिड्यूस करने वाला है। क्यों, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे जो कमेंट्री है, यहाँ पे जो आपने कहा है, उससे एक आशा बनी है, वो है डॉविश कमेंट्री। डॉविश कमेंट्री मींस, डॉविश जो मॉनिटरी पॉलिसी होती है, इसमें मनी सप्लाई को बढ़ा दिया जाता है। इन टर्म्स को याद रखिएगा, ये जो की वर्ड्स हैं है ना, इनको याद रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप ये आपको समझ आ गया। ओके, इस तरीके से आपका जाएगा। हॉकिश, डॉविश, ये किस तरह से कमेंट्री डॉविश क्यों हो गई, बिकॉज देर इज अ साइन, ओके, देर इज अ साइन ऑफ ऑप्टिमिज्म दैट द फेड रिजर्व वुड पॉज द इंटरेस्ट रेट हाइक अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहती है, अगर उसको लगता है। तो ये एक अच्छा चीज़ हो गया। लेकिन यहाँ पे डिसीजन होगा डेटा ड्रिवन, वो डेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्फ्लेशन से ये डेटा यहाँ पे लेंगे। चलिए, ये जो डिसीजन इसका रहा है, इसके अंदर अगर हम देखें तो इंडिया पे इम्पैक्ट क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पर रिसेंटली क्वेश्चन भी पूछा गया, वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आप रख सकते हैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट उसको। हालांकि उसके अंदर कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी रहे, है ना। इंडियन मार्केट पे क्या इसका प्रभाव होगा, इंडियन मार्केट पे प्रभाव कैसे पड़ेगा, ये तो यूएसए का सेंट्रल बैंक है, वो तो अपने हिसाब से कर रहा है। देखिए, इंडिया क्या है, एक तरह की इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब आप समझिए, इंडिया जो है, इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी है। और यहाँ पे मान लीजिए यूएसए के अंदर जो लोग हैं, ओके, यूएसए में जो लोग हैं वो ज़्यादा रिटर्न कमाना चाह रहे हैं, और इंडिया इमर्जिंग इकोनॉमी मतलब यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी है, ग्रोथ रेट काफ़ी अच्छी हैं, और ये सब चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो यूएसए के अंदर जो लोग हैं वो देखेंगे कि यार, अगर हम इंडिया की इकोनॉमी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ठीक है, अच्छा रिटर्न यहाँ पे हमें मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, कि यूएसए के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, मान लीजिए कि 2% है, लेट अस अज्यूम 2% है, इंडिया के अंदर इंटरेस्ट रेट आपको 6% ऑफर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इंटरेस्ट रेट गैप है ना, ये जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल जितना ज़्यादा है उतना हमारे लिए अच्छा है। क्यों, क्योंकि यहाँ से लोग यहाँ पे अपना कैपिटल मूव करेंगे, पैसा मूव करेंगे। यूएस इज़ वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द कैपिटल। यहाँ से लोग पैसा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाकि ज़्यादा वो वहाँ पे प्रॉफिट कमा सके, बेटर रिटर्न उनको मिल सके। लेकिन ये जब डिफरेंशियल कम होता जाएगा, जैसे हमने देखा, ये यूएसए के अंदर सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, 3, 4, अभी तो 5 से भी ऊपर चला गया है, 5.25 से 5.5 पे आ गया है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कम होता जा रहा है, इससे इंडिया के अंदर जो फ्लो आ रहे हैं वो सफ़र करेंगे। ऑलरेडी जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, दैट कुड सी ए काइंड ऑफ आउटफ्लो, वो आउटफ्लो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कई बार इस तरह से देखने को भी मिलता है, क्योंकि अब जो है यूएसए के अंदर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, तो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट अब लेस अट्रैक्टिव हो गए हैं। गेटिंग दिस, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ये जो यूएसए फेडरल रिजर्व का डिसीजन है, जहाँ पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है, डज हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया इन टर्म्स ऑफ द कैपिटल फ्लो। कैपिटल फ्लो में क्या होगा, इन जनरल मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कैपिटल फ्लाइट होगी। कैपिटल फ्लाइट मतलब इंडिया के बाहर
जो है पैसा बाहर जाएगा, आउटफ्लो होगा, बिकॉज द इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए हैज एक्चुअली मेड इंडिया अ लेस अट्रैक्टिव मार्केट। फाइन। और अगर इसमें देखें, देखो आरबीआई अब यहाँ पे जो फेड रेट लगातार फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, तो एक तो आरबीआई पे भी प्रेशर रहेगा कि हाँ हमें भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट को वो बढ़ाना है। हालांकि आरबीआई तो यही कहता है कि हम उससे इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स की अगर हम बात करें, सो देयर इज अ काइंड ऑफ फैक्टर हियर, है ना, वो भी प्रभावित करता है रिजर्व बैंक। और दूसरा फिर आप देखोगे इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन कोई कम नहीं है। आप अगर देखेंगे रिसेंटली टमाटर के प्राइस तो आपने देखे ही है, 200 रुपये क्रॉस किया है। और वेजिटेबल्स के अंदर तो प्राइसेस ऊपर जा ही रहे हैं, चाहे मिर्च है या फिर जो मसाले अदरक हैं, इस तरह से काफ़ी सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनकी प्राइस ऊपर जा रही है। और ओवरऑल इन्फ्लेशन इसलिए ऊपर जाएगा क्योंकि आरबीआई जिस इन्फ्लेशन को मीजर करता है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंदर 45% वेटेज किसका है, फूड प्रोडक्ट्स का है। 45% से भी ज्यादा वेटेज है फूड प्रोडक्ट्स का। सो इन दैट पर्टिकुलर केस आरबीआई के पास वो स्कोप बहुत लिमिटेड है कि वो रेट को, इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट है उसको रिड्यूस करेगा। फाइन। तो आरबीआई के पास ऑप्शन ये है कि आरबीआई में कंटिन्यू विद इट्स पॉज मोड पे वो रह सकता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने रेपो रेट काफ़ी इंक्रीज किया हुआ है। पॉज मोड पे वो रह के देख सकता है कि हाँ देखते हैं एक बैलेंस लग रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो अभी जो हमने ट्रेड ऑफ की बात की थी, ट्रेड ऑफ मतलब कॉम्पिटिंग चॉइसेस, जहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने जाते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ सफ़र करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करते हैं इन्फ्लेशन कंट्रोल हाथ से निकल जाता है, महंगाई बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे ये पॉज मोड के साथ जा सकता है, चांसेस आर लेस कि आरबीआई यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेगा, क्योंकि एक तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा फेडरल रिजर्व ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखे हैं, तो चांसेस बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है, कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। आरबीआई में हैव टू अडॉप्ट ए हॉकिश स्टांस। हॉकिश स्टांस मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर सकता है, मतलब इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है, और कैन गो विद दिस पॉज मोड। इंटरेस्ट रेट का अगर ये इंडिया के मार्केट की हम बात कर रहे हैं, ये इन्वेस्टमेंट फ्लोज और ये सारी चीज़ें ध्यान रखें, आरबीआई के डिसीजन मेकिंग को पे किस तरीके से प्रभाव माना जाता है इसको देख सकते हैं। अब आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट जो होती है मार्केट में, इंटरेस्ट रेट इनका प्रभाव होता है जो डेट फंड होते हैं हमारे, या फिर जो बॉन्ड यील्ड होती हैं उस पर प्रभाव होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछ रखा है। कॉन्सेप्ट बच्चों को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन इसे ध्यान रखें। देखो होगा क्या, इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में इस तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। बॉन्ड का मतलब होता है, बॉन्ड का मतलब होता है बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, एक तरह का उधारी लेने का एक तरीका है। मान लीजिए सरकार को उधार लेना है, सरकार को क्या लेना है, उधार लेना है, तो सरकार एक बॉन्ड इशू करेगी, गवर्नमेंट एक बॉन्ड इशू करेगी, एक पेपर का वो सर्टिफिकेट टाइप पेपर का टुकड़ा वो रहेगा, जिसके ऊपर आपका ये जो है इस तरह से होगा। और आपको अगर बॉन्ड आप खरीद रहे हो, मान लीजिए सरकार का 1000 रुपये का बॉन्ड है या 100 रुपये का बॉन्ड है, तो जिस वैल्यू पे उसको इशू किया जाएगा फर्स्ट टाइम, वो होती है उसकी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, मान लीजिए सरकार ने 100 रुपये का ये बॉन्ड इशू किया है, आपने उसको बॉन्ड को खरीद लिया, पेपर आपके पास है, 100 रुपये गए सरकार के पास। सो दैट्स दिस इज अ काइंड ऑफ बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट, डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। अब इसमें अगर हम देखें कैसे इस पे इंटरेस्ट रेट का प्रभाव पड़ेगा मार्केट के, जनरली क्या होता है, आप क्यों खरीदोगे वो पेपर, आप सरकार को 100 रुपये क्यों दे रहे हो, क्योंकि वहां पे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, आपको जो है कूपन रेट मिल रहा है, मतलब उस पे एक तरह का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेट अस से 5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अगर आप 100 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो जो भी इसका टाइम पीरियड है, फाइन, वट एवर टाइम पीरियड इज देयर, उस टाइम पीरियड में मेच्योरिटी के बाद में, है ना, उस मेच्योरिटी पीरियड के बाद में आपको ये 5% इस तरह से रिटर्न मिलेगा, या सालाना है तो वो सालाना 5% आपको रिटर्न मिल रहा है। अब इसमें एक चीज होती है यील्ड, यील्ड जिसको हम कहते हैं बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड यील्ड, या फिर इसको मैं अगर सिंपल भाषा में कहूँ रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न और योर इन्वेस्टमेंट। आपने अगर 100 रुपये लगाए तो आप कितना कमा रहे हो, जैसे इस वाले केस में आपने 100 रुपये लगाए, आपको 5 रुपये मिल गया, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, रेट ऑफ रिटर्न इस फर्स्ट वाले केस में 5% हो गया, 5% हो गया फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, ये फेस वैल्यू 100 रुपये है, लेकिन अगर हम बॉन्ड की प्राइस देखें, बॉन्ड प्राइस को अगर हम देखते हैं, बॉन्ड बॉन्ड की जो प्राइस है ये अलग अलग तरीके से वेरी कर सकती है।
कोई भी जो कमोडिटी होती है उसकी अगर डिमांड बढ़ रही होती है, उसकी डिमांड बढ़ रही होती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। मान लीजिए बॉन्ड जो है इसकी प्राइस, इसकी डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ रही है, हर कोई खरीदना चाह रहा है, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। फाइन, इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, लेटस से हम मानते हैं कि प्राइस बढ़ के 200 रुपये हो गई, अज्यूम करते हैं। लेकिन ये जो कूपन रेट है ना, ये कूपन रेट 5% ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कूपन रेट मिलता है फेस वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे बॉन्ड को फर्स्ट टाइम इशू किया है उसी वैल्यू पे आपका कूपन रेट चलेगा। तो अब आपने बॉन्ड की प्राइस बढ़ गई 200 रुपये, अब जो व्यक्ति खरीद रहा है वो 200 रुपये में बॉन्ड को खरीद रहा है, लेकिन उसको मिल कितना रहा है? मिल रहा है उसको कितना है? 5 रुपये मिल रहा है। तो 5 रुपी इज वॉट परसेंटेज ऑफ 200? 5 रुपी इज वॉट परसेंटेज ऑफ 200? यू विल सी, आप कहोगे कि सर ये 2.5% है, 2.5%। व्हाट इज दिस? 2.5%। तो इसका जो रेट ऑफ रिटर्न निकल के आया जब बॉन्ड प्राइस बढ़ गई है, रेट ऑफ रिटर्न यील्ड निकल के आई, वो कम आई है ना। जब 100 रुपये था तब 5% आ रहा था, जब 200 रुपये चला गया तो ये 2.5% हो गया। मतलब इनवर्स रिलेशनशिप जा रहा है किसके बीच में? बॉन्ड की प्राइस और यील्ड के बीच में। एक और देखते हैं एग्जांपल। मान लीजिए कि बॉन्ड की जो डिमांड है कम हो गई है मार्केट के अंदर, मार्केट में बॉन्ड की डिमांड कम हो गई है। डिमांड कम क्यों हो गई है? क्योंकि अब लोग बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, उनको और इससे भी अच्छे अट्रैक्टिव ऑप्शन मिल रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए। आपको कहा जाए कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे तो 5% इंटरेस्ट रेट मिल रही है, लेकिन मार्केट में इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है, 7% चल रहा है। जब मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड में इंटरेस्ट लोगों का कम होगा। वाई? बिकॉज नाउ द बॉन्ड हैव बिकम ओके लेस अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न। लोग अब बॉन्ड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बॉन्ड की डिमांड गिरेगी तो प्राइस गिरेगी। जब बॉन्ड की प्राइस गिर गई, पहले 100 रुपए था, हम मान लेते हैं 50 रुपए पे आ गया, 50 रुपए पे आ गया। तो इस केस में क्या होगा? आपको कूपन रेट तो वही 5% फेस वैल्यू पे मिल रहा है। अब जो व्यक्ति 50 रुपए लगा रहा है उसको 5 रुपए मिल रहा है, इसका मतलब जो उसकी बॉन्ड यील्ड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 10% आ जाएगी। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? ओके, हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं, ये जो बॉन्ड की प्राइसेस हैं और जो बॉन्ड यील्ड है, इनमें इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। क्या आ रहा है? बॉन्ड की जो प्राइस है यील्ड के इनवर्स प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड यील्ड के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप सामने आ रहा है। तो अभी क्या हो रहा है? जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, ठीक है, मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ रही हैं, तो आप देखोगे जो बॉन्ड है, ठीक है, वहां से लोग इन्वेस्ट कम करेंगे और बॉन्ड की जो प्राइसेस हैं दे विल गो डाउन। तो कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड हमें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। इसको थोड़ा समझ सकते हैं, डेट फंड पे इसी हिसाब से जो है काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग भी की जाती है। ओके, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है उसको यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे कि किस तरीके से चीज़ें चल रही है, तो डेफिनेटली अभी अगर आप देखोगे इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से या कैपिटल इनफ्लो के हिसाब से, तो हमारे लिए तो अच्छा ये होगा कि फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाए या फिर कम करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल फ्लो इंडिया की तरफ आए। और ओवरऑल अगर हम देखें आरबीआई का, तो हमें पता ही है कि आरबीआई अगर इंटरेस्ट रेट को कम कर देगा तो उससे बिजनेसेस को तो ईजी होगा, लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में दिक्कत होगी, जैसा अभी सीन नहीं लग रहा है। तो ये कुछ चीज़ें, टॉपिक्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने थे। ओवरऑल डिसीजन इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि लगातार जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जा रही है यूएस के फेडरल रिजर्व के द्वारा, उसकी वजह से रिसेशनरी प्रेशर बने हुए हैं। अब यहाँ पे यूएसए का फेडरल रिजर्व या सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम अकेला नहीं है। आप देखिए जो इंग्लैंड है वहाँ पे देख लीजिए, यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज हैं, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, उसकी वजह से मनी सप्लाई कम है, तो बिजनेस सेंटिमेंट थोड़ा सा धीमा चल रहा है, रिसेशनरी प्रेशर चल रहा है, मंदी का दबाव बना हुआ है। इंडिया का मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस केस के अंदर। फाइन, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके, इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सेशन के पीडीएफ और जो फर्दर अपडेट्स हैं उसके रिगार्डिंग ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ये नाम डाल के आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलता है 1 पॉइंट सॉल्यूशन, जहाँ पे आप घर बैठे यूपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको एक ही बार फीस देनी है, उसी फीस में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अनअकैडमी पे जितने भी एजुकेटर हैं किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, कितनी भी क्लासेस अपने हिसाब से देख सकते हैं। फाइन, उसी फीस में आपकी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, इवैल्यूएशन, डाउट सॉल्विंग और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको मिलते हैं। और अभी आप देखेंगे डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं, 50% तक के डिस्काउंट ऑफर्स हैं। यूज़ द कोड आरबी लाइव, सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम पे भी शेयर होता है। आरबी लाइव कोड यूज़ करके आप डिस्काउंट्स ले सकते हैं, पर्सनल गाइडेंस के लिए भी जा सकते हैं। और आपकी जो फीस है ये बढ़ने वाली है,
जल्दी ही 31 जुलाई से, तो अभी आप ये बेनिफिट ले सकते हैं। जो बच्चे 24 का प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस तक की प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड में अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा है। नए बैचेस 3 अगस्त से आपके आ रहे हैं, 31 जुलाई से भी आपका फाउंडेशन बैच आ रहा है। ओके, तो जो 2024-25 वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हिंदी माध्यम का बैच 10 अगस्त से आ रहा है, 0% EMI ऑप्शन भी है। ऑफलाइन भी करोल बाग में जा सकते हैं, दिस इज द फीस स्ट्रक्चर, जहाँ पे 24 जुलाई से बैच अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। हिंदी माध्यम की मैगजीन आ गई है, जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो अनअकैडमी वेबसाइट से हिंदी मीडियम की मैगजीन भी ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, हैव अ ग्रेट डे।